हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द चैनल विनिंग इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 और इस चैप्टर का टाइटल आप देख पा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपके बुक का, ये एक रियल स्टोरी बेस्ड है और जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि ये एन फ्रैंक के डायरी से लिया हुआ है और नीचे आप एन फ्रैंक का एक पिक देख पा रहे हैं जो एक बच्ची दिख रही है। तो ये बच्ची इतनी फेमस क्यों हुई और इसकी डायरी के पेजेस इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं कि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है। एन फ्रैंक जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की एक कैरेक्टर है जो कि उन तमाम लाखों लोगों के साथ शामिल थी जो उस समय विक्टिम बने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, आप हिस्ट्री में थोड़ा इसके बारे में जान चुके होंगे अभी तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ। 1 सितंबर 1939 को और ये 2 सितंबर 1945 तक चला। ठीक है। 39 में वार स्टार्ट हुआ, लेकिन 39 के पहले ही कुछ कहानी शुरू हो चुकी थी। उसको देखने से पहले थोड़ा सा वार के बारे में हम लोग जान लें कि वार जो है वो दो ग्रुप के बीच हुआ। एक ग्रुप को एलाइड ग्रुप, जिसको एलाइड पावर्स के नाम से जाना जाता है, और दूसरा एक्सिस पावर्स। ठीक है। अब ये एलाइड पावर्स जो थे ना, इसमें ब्रिटेन, यूएसए, चाइना एंड सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया के साथ बहुत सारे आसपास के कंट्रीज़ दिखते हैं ना, ये सारे कंबाइंड फॉर्म में पहले सोवियत यूनियन कहलाते थे। ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ एक साथ थे। और दूसरा था एक्सिस पावर्स का ग्रुप, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। तो आपको पता है बच्चों कि 16th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसके बाद से अपने इम्पीरियलिज्म को बढ़ाने के लिए पहले तो मार्केट के लिए लोग बाहर निकले थे, इंग्लैंड से ही शुरू हुआ था और फिर धीरे धीरे यूरोप में फैला वो। और यूरोप के लोग इसीलिए बाहर निकले, पहले तो मार्केट के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको अपना एम्पायर बनाने लगे। ठीक है। वहीं से ये सारी चीज़ की शुरुआत होती है और फाइनली एक वार देखने के बाद 14 से 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दोबारा से 1939 से 45 तक हम लोग मोस्ट डिजास्टरस एक्टिविटी देखते हैं हिस्ट्री का, सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है। तो इस वार में जीत भी होती है एलाइड ग्रुप की, मतलब जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन शामिल थे, और हार हो जाती है जर्मनी, इटली और जापान के लोगों की। ठीक है। तो हम जो स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये एक्सिस ग्रुप का मेन कंट्री जो है जर्मनी, उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो जर्मनी में क्या हुआ कि 1933 में हिटलर जो है वहाँ का चांसलर बना। ये नाजी पार्टी का लीडर था और हिटलर 1933 में वहाँ का चांसलर बना। ठीक है। और 33 में बनने के बाद धीरे धीरे उसने ऐसी पॉलिसीज़ लाई कि वहाँ पे जिस पे भी डाउट होता था ना कि ये देश के खिलाफ है, मतलब सिर्फ नाजी पार्टी को लग जाए। नाजी का मतलब ही होता है ना कि बहुत क्रूएल, अपने बिलीफ को एक्सट्रीमिस्ट की तरह फॉलो करने वाले, कि बस जो वो सोचते हैं, जो समझते हैं, अगर वो उसी के जैसा अगला भी है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको यहाँ पे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट पीपल होते हैं। तो हिटलर जो था वो नाजी पार्टी का था और वो 1933 में रूल में आया, वो जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है। अब 33 के बाद से ही जर्मनी में डिजास्टर्स स्टोरी शुरू हो जाती है और वहीं से शुरू होती है इस बच्चे के ज़िंदगी की कहानी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बच्ची एन फ्रैंक। ठीक है। तो आइए थोड़ा देख लेते हैं स्टोरी का बैकग्राउंड। आपके बुक में भी कुछ है, उसको समझेंगे तब आगे स्टोरी में चलेंगे। ठीक है। तो एनालिस मैरी एन फ्रैंक, ये 12 जून 1929 को इनका जन्म हुआ। ठीक है।
और देख लीजिए डेथ के बारे में फरवरी या मार्च 1945 लिखा हुआ है, ठीक है। 1945 का टाइम कौन सा था, जबकि वार ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के पहले जर्मनी की जब हार हो गई, जर्मनी की हार हुई, तो 7 में 1945 को हिटलर जो है वो सुसाइड कमिट कर लिया था, ठीक है, 7 मई को। लेकिन उस हार के कुछ महीने पहले ही एन फ्रैंक का डेथ हुआ। और फरवरी और मार्च दोनों लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चला है। पिछले 70 साल तक लोग ये मानते थे कि मार्च के लास्ट वीक में एन फ्रैंक का डेथ हुआ है, लेकिन हाल के कुछ रिसर्चर्स ऐसा बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय की एक सर्वाइवर मिल गई है। एन फ्रैंक की एक फ्रेंड का जब इंटरव्यू हुआ उसमें पता चला कि नहीं, वो जिस डेट को, वो फेब में ही वहाँ गई थी, जिस कंसंट्रेशन कैंप में इनको रखा गया था, वहाँ पे जब वो मिली थी तो उसी समय एन की हालत बहुत सीरियस थी और वो बिल्कुल स्केलेटन की तरह दिख रही थी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो उनके डेथ का टाइम है वो फेब और मार्च दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। अब बीच में एक टर्म मैंने यूज़ किया कंसंट्रेशन कैंप, आपको इस पे भी थोड़ा सा लगता होगा कि ये क्या है। तो जब हिटलर 1933 में रूल में आया तो उसके बाद से जो भी लोग ऐसे शक होता था नाज़ी पार्टी को कि देश के खिलाफ है किसी भी तरह से, चाहे वो रिलीजन, चाहे वो आइडियोलॉजी, चाहे वो किसी भी तरह से, ठीक है, थॉट से, डिड से, किसी भी तरह से जब उनको फील हो जाता था ना कि ये ठीक नहीं है, तब वो क्या करते थे वो लोग कि कंसंट्रेशन कैंप बना लिए थे। अलग अलग तरीके का ढेर सारा कंसंट्रेशन कैंप बना था जहाँ पे कि लोगों को कैद करके रखा जाता था और वहाँ पे उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था और उनका बेसिक नीड का तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता था। बहुत छोटे छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा लोग को भर करके, और उनको उनके हेल्थ का कोई केयर नहीं होता था, किसी तरह का हेल्थ फैसिलिटी नहीं, किसी तरह का फूड नहीं, कई लोगों को एक साथ ग्रुप में मार दिया जाता था। इस तरह का बहुत सारा टॉर्चर वहाँ पे हुआ करता था, ठीक है। तो ये सिलसिला 45 तक चलता रहा था। अब फाइनली 45 में जब हार हो जाती है जर्मनी की, तो 15 अप्रैल को ब्रिटेन की जो मिलिट्री पावर है वो जा कर के और उस कंसंट्रेशन कैंप से जहाँ पे ये थी, एन फ्रैंक थी, उनको लिबरेट कराते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग ही मिले, बाकी तो डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे और जो भी लोग थे वो एक तरह से मरने के ही कगार पे थे। इस तरह की स्थिति बनी हुई थी, ठीक है। तो आइए फिर से हम लोग बुक के लाइन पे चलते हैं कि एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जो कि बोर्न ऑन 12 जून 1929 और डेथ फरवरी या मार्च 1945, ठीक है, वाज अ जर्मन बोर्न जेविस गर्ल, ठीक है। जर्मन तो कंट्री की है का नाम है, यानी कि जर्मन देश में इनका जन्म हुआ था। और जेविस गर्ल, जेविस एक रिलीजन का नाम है। एक्चुअली ये जेविस रिलीजन जो है इज़राइल में इसकी शुरुआत हुई और आज भी इज़राइल कम्प्लीटली जेविस कंट्री है, ठीक है ना, जेविस एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो ये लड़की यानी कि इनके फैमिली वाले जो थे वो जेविस रिलीजन को मानने वाले थे। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, ठीक है। एम्स्टर्डम क्या है, ये एक जगह का नाम है जो कि नीदरलैंड का कैपिटल सिटी है, ठीक है। और ये नीदरलैंड जो है वो जर्मनी और बेल्जियम के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। तो जर्मनी में इनका जन्म तो हुआ, लेकिन इनको जाना पड़ा अपने फैमिली के साथ नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम सिटी में, ठीक। तो हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, जहाँ पे लोग छिपे हुए थे, ठीक है, हाइड मतलब छिपना। तो ये स्टोरी या ये डायरी तब लिखी गई है, जेविस गर्ल हु रोट वाइल हाइडिंग विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ, एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार 2, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 में तो जर्मनी में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन वार शुरू होने के बाद क्या हुआ कि ये लोग आसपास के कंट्रीज़ पे
ऑक्यूपेशन शुरू कर दिए। और जब नीदरलैंड को भी जर्मनी ने ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कि हिटलर ने ऑक्यूपाई किया, उसके बाद इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा था। और उस समय जब तक ये छिपी हुई थी, यानी कंसंट्रेशन कैंप में जाने से पहले की जो स्थिति थी, वहाँ की बात इस डायरी में लिखी हुई है। ठीक है। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. ठीक है, उनका परिवार तभी चला गया था। ठीक है ना। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आपको पता चल गया, नीदरलैंड का कैपिटल सिटी। तो जब नाजी पावर पार्टी में आई थी, नाजी पावर पार्टी में कब आई थी, अभी हम लोग चर्चा की कि 1933 में। ठीक है। तो नाजी गेंड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तो ये तो जर्मनी छोड़ के ये लोग चले गए थे, जैसे ही नाजी पार्टी यहाँ आई थी पावर में, तो ये लोग उस देश को छोड़ दिए थे। ठीक है। लेकिन ये लोग तब जाल में फंस गए, तब परेशानी में पड़ गए, जबकि नाजी ने नीदरलैंड पे भी अपना ऑक्यूपेशन बढ़ा लिया, मतलब उस पे भी अपना राज्य कर लिया। ठीक है। ऑक्यूपाई करना मतलब अधिकृत कर लेना। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना। तो एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है। और जब इस तरह से परसिक्यूशंस मतलब होता है अत्याचार बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, उत्पीड़न, ऑपरेशन। तो ये जब शुरू हो गया, और ख़ास करके इस रिलीजन के खिलाफ, है ना, जेविश रिलीजन के खिलाफ, क्योंकि उस समय अबाउट 6 मिलियन जेविश पीपल मारे गए थे। ठीक है। तो ये जब जेविश पीपल के खिलाफ जब चल रहा था, तो फिर ये लोग को एम्स्टर्डम का अपना घर छोड़ करके अपने पापा के ऑफिस में जा करके 1942 में छिपना पड़ा। ठीक है, ऑफिस के पीछे जो रूम था वहाँ। तो इसलिए यहाँ पे क्या है लाइन कि एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, है ना, जेविश के जो लोग थे, पॉपुलेशन मतलब यहाँ पे जनसंख्या के साथ साथ जो जेविश लोग थे, उनके खिलाफ जब बढ़ा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। तो वो परिवार जो है सो छिपने चला गया। कहाँ पे? इन जुलाई 1942। कब गया? 1942 में। इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। ठीक है, जो हिडन रूम्स थे उनके पापा के ऑफिस के बिल्डिंग में, वहाँ पे। ठीक है। अब वहाँ 1942 में ये लोग चले गए। ठीक है, जुलाई 1942 में, ये टाइम याद रखिएगा। ठीक, 1942 में ये छिपने गए हैं। अब आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, 2 साल ये लोग वहाँ छिप करके रह पाए। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड। बिट्रेड मतलब होता है धोखा देना। तो इस ग्रुप को, मतलब इनकी फैमिली और साथ में 4 और फ्रेंड, है ना, तो इस पूरे ग्रुप को बिट्रेड किया गया, मतलब कोई धोखा से क्या किया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप। और तब इनको वहाँ से, जहाँ ये लोग हाइडिंग प्लेस था इनका अपने पापा के ऑफिस में, उस प्लेस से उठा करके ट्रांसपोर्ट किया गया, मतलब ले जाया गया टू द कंसंट्रेशन कैंप। ठीक है ना। अब ये कंसंट्रेशन कैंप तो आपको पता चल ही गया कि वो जगह है जहाँ पे ये लोग उन लोगों को बहुत टॉर्चर करने के लिए रखते थे। पूरा 1933 से लेकर 1945 तक जो नाजी जर्मनी है ना, और उसके जो एलाइज थे, है ना, जर्मनी के साथ इटली भी था, जापान भी था, ये सारे लोग बहुत सारा कंसंट्रेशन कैंप बना करके रखे थे। और जो भी, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे आइडियोलॉजिकल हो, चाहे रेसियल हो, किसी भी तरह के ओपोनेंट जो थे ना, उन लोगों को उठा करके वहाँ रखते थे और उनको बहुत टॉर्चर करते थे। तो अब वहाँ से क्या होता है, कंसंट्रेशन कैंप में चले गए ये लोग। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइट ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। ठीक है, उस कैंप में क्या हुआ कि ये लोग गए, लेकिन वेयर वहीं पे। ठीक है, वेयर एंड डाइट ऑफ टाइफस। टाइफस एक बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है। आज जैसे आप कोरोना देख रहे हैं ना, यही हालत उस समय थी। और सोच लीजिए कि आज आपको इसके लिए लॉकडाउन और क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। और उस समय ये लोग जस्ट मरने के लिए छोड़ दिए गए थे एक ही हॉल में, और वहाँ पे इनका कोई केयर नहीं होता था। तो ये लड़की जो है वो टाइफस से मरी। वो कौन सा कंसंट्रेशन कैंप था? बर्जन बेल्सन, है ना। ये बर्जन बेल्सन जो है वो
एक नाजी कंसंट्रेशन कैंप था जो कि आज लोअर सैक्सनी में है, ठीक है ना। आज नॉर्दर्न जर्मनी का ये हिस्सा है लोअर सैक्सनी, और वही था बर्जन बेल्सन का कंसंट्रेशन कैंप, ठीक है। और वो उनका डेथ हो गया टाइफस से विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, मतलब उनकी बहन के डेथ के थोड़े ही दिन बाद ना। बहन का नाम था मार्गॉट फ्रैंक ना, इनका नाम एन फ्रैंक और इनकी जो सिस्टर थी वो मार्गॉट फ्रैंक, ठीक है। हर फादर ऑटो, पापा जो थे वो ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, सिर्फ उनके पापा ही जिंदा बच पाए थे। सर्वाइवर मतलब बच पाना, जीवित रह जाना, ठीक है। तो हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर मतलब सिर्फ एक ही सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न ना, लौटे टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड, यानी जब 1945 में 2 सितंबर को वार ख़त्म हुआ तो उसके कुछ दिन के बाद जब थोड़ा कंडीशन नॉर्मल लगा होगा तो फिर वापस एम्स्टर्डम अपने घर गए, क्योंकि वो लोग को कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया था अपने ऑफिस के हाइडिंग प्लेस से। तो उनको काफ़ी दिनों बाद, और हाइडिंग प्लेस पे ये लोग करीब 2 साल रह चुके थे, ठीक है। फिर वहाँ रहे कंसंट्रेशन कैंप में। तो ये सारी चीज़ ख़त्म होने के बाद वो सिर्फ वही बच पाए पूरे फैमिली में, और वो लौट के एम्स्टर्डम अपने घर गए। तो वहाँ पे उनको डायरी मिला, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, वो देखे कि डायरी अभी भी बच गया है। सो कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, यूनिक मतलब स्पेशल तरीके का, ठीक है ना, बहुत अजीब सा जिसके साथ दूसरा कुछ नहीं हो। तो उनको ऐसा लगा कि एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश, तो फिर वो इसको छपवाने के लिए, पब्लिश करना मतलब छपवाना, ठीक है। तो ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, इसको छपवाने के लिए वो एक्शन लेने लगे इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ना। वो कोशिश करने लगे कि ये इंग्लिश में छपे और उसका टाइटल क्या दिए, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है ना। ये स्टोरी इतनी पेनफुल है उनके लाइफ की। हालांकि आपके पास जो एग्जर्प्ट दिया हुआ है वो उतना पेनफुल नहीं है, बट इनकी लाइफ की हिस्ट्री जो है वो 13 साल की उम्र में ही बच्ची ने क्या क्या झेला, ये बहुत ही बुरा और बहुत दुखदाई है। कि जब कोई डिजास्टर हो, वो ह्यूमन या नेचुरल, ठीक है ना, मैनमेड डिजास्टर हो या नेचुरल हो, तो कितना तकलीफ ह्यूमन बीइंग को झेलना पड़ता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो नेचर से तो चलो भाई हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैन मेड डिजास्टर से ज़रूर बचना चाहिए। और इसी सब की वजह से फिर यूएनओ को इस्टेब्लिश किया गया और बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए यूएनओ के थ्रू, बट तब तक काफ़ी तबाही हो चुकी थी। अब देखते हैं, द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे and chronicles the events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944, ठीक है। ये डायरी जो है एन को कब दिया गया था, उनके 13वें सालगिरह पे दिया गया था, ठीक है ना। एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे था, जब उनका 13वां बर्थडे था तब उनको दिया गया था। और क्रॉनिकल्स मतलब होता है टाइम के हिसाब से सीरीज बनाना, ठीक है, समय सारणी बनाना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 ना, 1942 के 12th जून से इसमें उनके लाइफ का रिकॉर्ड है, अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1st अगस्त 1944, ठीक है। और लास्ट कब का मेंशन किया हुआ है क्रॉनिकल, ये है 1st अगस्त 1944 का ना। और देखिए 45 में उनका डेथ हुआ है, यानी कि डेथ के 1 साल पहले तक का एंट्री यहाँ पे है। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, डच जो है वो नीदरलैंड के पीपल को बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ के लैंग्वेज को भी डच कहते हैं। तो आज के डेट में डच सिर्फ नीदरलैंड का ही लैंग्वेज नहीं है, और आसपास के बहुत सारे कंट्रीज़ में बोला जाता है, बेल्जियम वगैरह में भी, ठीक है। तो ये पहले चूँकि वो नीदरलैंड में रही तो इसीलिए वो डच लैंग्वेज में लिखी थी बच्ची अपने डायरी को, लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, ओरिजिनल ये डच था, ये ट्रांसलेट हुआ ना, इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक, ठीक है ना।
तो डच लैंग्वेज में ओरिजिनली ये लिखा गया था और बाद में ये बहुत सारे वर्ल्ड के और बहुत सारे लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ और लोगों ने इसको खूब पढ़ा। मतलब ये मोस्ट वाइडली रेड बुक्स हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है ना, मोस्ट वाइडली। मतलब दुनिया के हर कोने से लोग इस बुक को पढ़े, सबसे ज़्यादा पढ़ा गया बुक ये बन गया। ठीक है, कौन सा बुक? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो कि उनके पापा ने उनके डायरी को टाइटल दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, है ना, इस डायरी पे, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल पे बहुत सारे मूवीज़ बन चुकी हैं। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल मतलब कई फिल्म्स, ठीक है, कई मूवीज़ बनी हैं। टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, टेलीविज़न पे भी कई प्रोग्राम तैयार हो चुके हैं, थिएटर के लिए भी हुए हैं। एंड इवन एन ओपेरा, ये ओपेरा क्या है? ओपेरा इज़ जहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है ना, यानी कि पूरे इवेंट को म्यूज़िकल फॉर्म में भी क्रिएट किया गया है बेस्ड ऑन द डायरी। ठीक है, डायरी के ही इवेंट्स को म्यूजिक के फॉर्म में चेंज कर दिया गया है और उस तरह से भी प्रेजेंटेशन हुआ है। सो डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब इसको जो है ना, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। भले वो बच्ची कम उम्र की थी लेकिन काफ़ी मैच्योर थी दिमाग से, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। एन फ्रैंक जो है बहुत इंटेलिजेंट थी। अभी आगे की स्टोरी में देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने इंटेलिजेंस को शो किया है स्कूल लाइफ में। ठीक है, तो डिस्क्राइब इज द वर्क ऑफ अ नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल मतलब बहुत बुद्धि भरा, है ना, बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण ना माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स मतलब देता है, टू गिव। ठीक है, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन मतलब बहुत क्लोज, इंटीमेट मतलब बहुत नज़दीकी, ठीक है ना, बहुत करीब से एक एग्जामिनेशन मतलब एक सर्वे, एक ऑब्जर्वेंस ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजी का जब ऑक्यूपेशन वहाँ पे हुआ था नीदरलैंड में, तो रोज़ रोज़ किस तरह से घटनाएं घट रही थी वहाँ पे, परिस्थितियाँ बदल रही थी, इसका डिस्क्रिप्शन उस डायरी में दिया हुआ है। एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। ठीक है, एन फ्रैंक जो है वो जितने भी लोग, रिनोड मतलब सबसे ज़्यादा, मोस्ट रिनोड मतलब यहाँ रिनोड प्रख्यात, है ना, फेमस हो जाना। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रख्यात, सबसे ज़्यादा फेमस है एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। अब ये आप सोचेंगे हॉलोकॉस्ट क्या है? ठीक है ना, हॉलोकॉस्ट कहा जाता है जब एक ही साथ बहुत सारे लोगों को किसी खास वजह से मार दिया जाता है ना। तो ये 41 से 45 के बीच में ना करीब 6 मिलियन ज्यूज़ को मारा गया था, इसीलिए इसको हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। एक तरह से प्रलय कह लीजिए, विनाश लीला कह लीजिए, ये हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में, कि 1941 से 45 के बीच में 6 मिलियन ज्यूज़ पीपल को मार दिया गया था। ठीक है, तो ये घटना जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोगों को, किसी विशेष विचारधारा के लोग या विशेष धर्म के लोग को जब मार दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज हॉलोकॉस्ट। और हिस्ट्री का ये इकलौता इतना भयावह एग्ज़ाम्पल है नून हिस्ट्री में, लेटेस्ट, जब से हम लोग थोड़ा एडवांस ह्यूमन बीइंग कहलाने लगे, और तब के लाइफ में ये जस्ट एक ब्लैक हिस्ट्री है ना। अब आगे देखते हैं कि एन फ्रैंक का इतना तो बच्चों बैकग्राउंड था जो कि आपको समझने में थोड़ा मदद करेगा क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट हुआ, एक बच्ची का लिखा हुआ डायरी। ठीक है ना, क्योंकि ये हर दिन जब नाजी ऑक्यूपाई किए नीदरलैंड को, क्योंकि ये लोग तो नीदरलैंड चले गए थे जर्मनी से भाग करके वहाँ रहने के लिए, जब देखे कि जर्मनी में यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो लेकिन जब नीदरलैंड पे भी नाजी पार्टी का राज्य हो गया, उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया, वहाँ भी परेशानी होने लगी, तो उसके बाद क्या क्या घटनाएं हो रही थी जो जो इस बच्ची को पता चलता था, ये अपने डायरी में नोट डाउन करते जाती थी, और उसी के वजह से ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है डायरी, और इसको लोग इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टोरी बिगिन होता है। ठीक है, मतलब वो डायरी में क्या लिखती हैं, कैसे इंट्रोड्यूस करती हैं,
वो हम लोग को देखने को मिलेगा। अच्छा, ये डायरी जो है सो हम लोग पूरी डायरी नहीं पढ़ने जा रहे, डायरी का एक एक्सर्प्ट है, मतलब छोटा सा हिस्सा जो आपसे रिलेट हो सकता है, आपके उम्र के जो एज है आपका, इससे जो रिलेट हो सकता है उतना ही स्टोरी आपको पढ़ने के लिए दिया गया। पहले एक्सटेंडेड स्टडी के लिए नोवेल था सिलेबस में, लेकिन अभी तो कुछ साल से फिर उसको भी हटा दिया गया है, वरना ये स्टोरी क्लास 10 के लिए सिलेबस का भी पार्ट था, है ना। मतलब पूरा का पूरा नॉवेल ही, लेकिन अभी वो नॉवेल नहीं है आपके सिलेबस का हिस्सा, और सिर्फ इस छोटे से पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। वो कहती है कि डायरी में लिखना मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये इसलिए नहीं, नॉट ओनली मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सिम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। वो कहती है कि इसलिए नहीं कि मैंने कुछ लिखा नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा मुझे लगता है, इट सिम्स टू मी ना, ऐसा मुझे लगता है, सिम्स मतलब लगता है, इट सिम्स टू मी दैट लेटर ऑन मतलब बाद में, नाइदर मतलब ना तो, ठीक है, नाइदर आई नोर एनीवन, ना मैं और ना ही कोई और, ठीक है, ना ही कोई और, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक, इसमें रुचि रखेगा। क्या चीज़ में रुचि रखेगा कि एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है, ठीक है ना। म्यूजिक्स मतलब बहुत सोच विचार के कोई भी डायरी जब लिख रहा है या कोई कुछ भी लिखता है तो थोड़ा अपना ब्रेन तो यूज़ करता है, अपने सोच के हिसाब से लिखता है। तो वो यही बोल रही कि कोई 13 साल की लड़की के मन में क्या चल रहा है, उसके क्या विचार है, ऐसा जानने के लिए क्यों कोई परेशान होगा और क्यों कोई उसके लिए कोशिश करेगा। तो मैं जानती हूँ कि इसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी। वो ये भी बोल रही है कि मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। उनका कहना है कि मैं जानती हूँ कि ना तो मैं इसको बाद में पढ़ने वाली हूँ, ना कोई और बाद में इसको पढ़ेगा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन करता है। आई फील लाइक राइटिंग मतलब मुझे अच्छा लगता है लिखने में, मुझे मैं अच्छा समझती हूँ लिखना, मेरा मन करता है लिखने का, ठीक है ना। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। बोले मेरा लिखने का मन करता है, उससे भी बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी ज़रूरत है। आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट ना, कि मैं अपने मन से वो सारी बातों को निकाल दूँ, ठीक है। चेस्ट यहाँ पे हार्ट के लिए कहते हैं ना, जब कोई बात मन में चलते रहता है तो बोलते हैं कि हार्ट में वो है, तो उस सारी मन में जो बात है वो सारी बात को निकाल के सामने रख देना चाहती है, क्योंकि और किसी से वो कहने के कंडीशन में उस समय नहीं थी और किसी से बहुत डीपली सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता था। तो जो कुछ भी उनके फीलिंग्स थे उनको वो डायरी में लिख देना चाहती थी, ठीक है। और ऐसा करने से डायरी राइटिंग एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों। आप में से कुछ लोग तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करते भी होंगे, जो लोग नहीं भी करते हैं वो एक डायरी बना लीजिएगा, क्योंकि डायरी राइटिंग आपको स्ट्रेस फ्री करती है। स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे बढ़िया तरीका है डायरी राइटिंग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कई बार हम किसी मर्यादा के वजह से, कई बार किसी कंपल्सन के वजह से, कई बार किसी और वजह से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं ना तो फिर वो चीज़ अंदर ही अंदर हमको नुकसान पहुंचाते रहता है, क्योंकि वो हमारे माइंड को ऑक्यूपाई किए रहता है और धीरे धीरे हमारे थॉट को अपना स्लेव बना लेता है। उससे बचने के लिए जो भी मन में बात आए उसको कायदे से डायरी में लिख लेने से आपका जो ऑक्यूपेशन था माइंड का ना वो ख़त्म हो जाता है और आपका दिमाग हल्का महसूस करता है। तो आपका दिल और दिमाग जैसे ही हल्का होगा फिर आप दोबारा से रिचार्ज हो जाएंगे, और जो ऐसा लिखने के पहले जो भारीपन एक महसूस हो रहा था वो नहीं होगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि आप कभी खूब परेशान हो और सही तरीके से सच्ची सच्ची बात अगर आप लिख लेते हैं डायरी में तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस फ्री रहने का बहुत सारे उपाय में से एक उपाय ये भी है डायरी लिखना, ओके। अच्छा, तो ये बच्ची इसीलिए क्या बोले कि मेरा ग्रेटर नीड है ना, अभी का ये एक बड़ी ज़रूरत है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सारी तरह की चीज़ जो है ऑफ माई चेस्ट, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो कि दूर करने के लिए, तो यानी कि अपने सीने से दूर, यानी अपने मन से निकालने के लिए, ठीक है। अपने मन से सारी बात निकाल करके मैं इस डायरी में रख दूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे सब कुछ लिख दूँ। अब उसके लिए और अच्छा लॉजिक क्या देती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ठीक है। पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में, यानी कि लोग को क्या है कि अगर किसी को आप कुछ बोल रहे, अभी आप लॉकडाउन में फील भी कर रहे होंगे, अगर आपको बहुत कुछ कहना है
तो कई बार है कि आपके डेली के रूटीन भी तो चलना है, घर के सारे मेंबर्स हैं, फिर कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, तो कई सारी व्यवस्थाएं हैं कि कोई बहुत लंबे समय तक बैठ के किसी से बात नहीं कर पा रहा। हम लोग सब घर में तो हैं लेकिन अपने फैमिली मेंबर से खूब देर तक बैठ के बात नहीं हो पा रही है। कई बार बात को बीच में काटना पड़ता है कि अरे मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस का, तो अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे मेल करना है, मैसेज करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यानी कि पास रह के भी हम बहुत सारी बातें नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ कि वो लोग तो छुपे हुए हैं, वो लोग वहाँ से भागे हुए हैं, अपने देश से छोड़ करके दूसरे जगह है, दूसरे देश से भी जहाँ अपना घर है वहाँ से छोड़ करके, और जो है सो छिपे हुए हाइडिंग प्लेस में। तो ऐसी स्थिति तो बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे कम से कम जान का खतरा लोग से तो नहीं है, बीमारी से है, वायरस का अटैक होगा तो उस पर भी बचने के उपाय कि अगर आप स्ट्रांग हैं तो बच जाएंगे। लेकिन जहाँ पे उस तरह की बात हो कि आम से आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है, तो वहाँ तो बचने का क्या है, आप कुछ भी करके नहीं बच सकते हैं। तो ये वाली स्थिति थी। तो स्थिति बहुत ही भयावह, जहाँ पे कि पूरे मन की बात उनके मन में जो चल रहा था वो कह नहीं पाती थी। इसलिए वो कहती हैं कि मैं सारी बातें पेपर से कह दूंगी, क्योंकि पेपर के पास बहुत पेशेंस है। पेशेंस मतलब धैर्य, है ना। तो पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के तुलना में। यानी कि लोग तो थोड़ा हड़बड़ाएंगे, उबेंगे, या लोग थोड़ा जजमेंट देंगे, लेकिन पेपर ऐसा कुछ नहीं करता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग नो वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। ठीक है, तो मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैं एक दिन ये बात सोची। कब सोची, मतलब ये थॉट मेरे मन में आया, कब आया, वेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। डिप्रेस मतलब कि हतोत्साहित, उदास, परेशान, है ना। एंड वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठी हुई थी, विथ माई चिन इन माई हैंड। चिन समझते हैं ना, ये ठुड्डी। थोड़ा हम परेशान होते हैं तो सोचने के लिए लगता है कि आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो अपना हाथ ऐसे रख के एल्बो के सहारे ऐसे रखते हैं और फिर चिन पे फेस को थोड़ा सपोर्ट दे देते हैं, और हम कुछ विचार में खोए रखते हैं। हम लोग को पता भी नहीं चलता, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं जब भी थोड़ा डीपली कुछ सोच रहे हो तो, या कुछ सोचने में थोड़ा अंदर से परेशानी महसूस कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये लड़की डिप्रेस थी और इसीलिए अपने चिन पे अपने फेस को रख करके और कुछ सोच रही थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और ये लड़की उस समय बहुत बोर भी फील कर रही थी और लिस्टलेस भी फील कर रही थी। लिस्टलेस मतलब होता है कि एकदम से उदासीन हो जाना, कोई ऊर्जा महसूस नहीं होना, ठीक है ना, ऊर्जाहीन हो जाना। आपके बुक में भी मीनिंग है कि विथ नो एनर्जी, है ना, और इंटरेस्ट। तो एकदम से कि किसी चीज़ में मन नहीं लगना, परेशान हो जाना, तो वैसा कंडीशन में जब ये थी तब इनको लगा कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है। ठीक है, और उस समय और ये क्या कर रही थी, सोच रही थी, परेशान तो थे ही, साथ में वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। ठीक है, और ये सोच रही थी कि घर में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए। ठीक है, अंदर ही रहे या बाहर जाए, ऐसा सोच रही थी ये, और परेशान तो थी ही। तो उसी बीच में इनके मन में ये ख्याल आया कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपुल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, फिर फाइनली मैं वहीं रुकी जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, है ना, ये ब्रूडिंग, ब्रूडिंग क्या है, ब्रूडिंग का मतलब कि जब बहुत ज़्यादा आप कुछ ऐसे सोचते हो, ऐसे चीज़ को जो कि थोड़ा परेशान करे, है ना, जिसको सोचते सोचते कई बार होता है ना कि हम जब दुखी होते हैं, फिर दुखी होते होते मतलब उसका असर दिखने लगता है, इमोशनली, फिजिकली हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इतना सोचना, बहुत चिंता करके, बहुत उदास होकर कोई चीज़ सोचना कि हम उसका परेशानी महसूस करने लगे अलग से, है ना, कि आज थोड़ा ठीक नहीं फील कर रहे हैं, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूडिंग, बहुत चिंता करना। तो ये लड़की जो थी वो कहती है कि आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, मैं जहाँ थी वहीं, ब्रूडिंग मतलब ऐसे ही सोचती रही। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर मन में आ रहा है कि हाँ पेपर के पास तो ज़्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रेड दिस स्टीप बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर्ड टू एज अ डायरी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, बोलती कि हाँ पेपर में तो ज़्यादा होता ही है, और फिर वो भी मैं तो ये प्लान कर रही हूँ कि मतलब ये आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, हाँ, जबकि मैं ये भी सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि इसको कोई नहीं पढ़ पाएगा। आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ना ग्रैंडली। स्टिफ बैक मतलब वो हार्ड होता है ना, जैसे एक पतली कॉपी है और एक डायरी है, दोनों में डिफरेंस पता चलता है, क्योंकि डायरी किसको बोलते हैं, वो भी तो नोटबुक ही है, लेकिन उसका हार्ड बैक दिया हुआ रहता है ना। कवर लिप्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, साइड में बहुत हार्ड सरफेस दिया हुआ होता है जिससे वो पूरी तरह से अच्छे से बाइंड किया हुआ होता है। तो इसलिए वो बोलती है कि जो स्टिफ बैक नोटबुक है ना,
ठीक है, क्योंकि डायरी भी तो एक नोटबुक है, उसमें लिखते हैं, लेकिन आपके नॉर्मल नोटबुक और डायरी में यही फ़र्क है कि वो स्टिप बैक होता है और नोटबुक स्टिप बैक नहीं होते हैं, ठीक है, इसका सॉफ्ट बैक होता है। तो स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली, ग्रैंडली मतलब जिसको थोड़ा इज्जत से, थोड़ा सम्मान से नाम देते हैं, क्या, रेफर टू एज अ डायरी, जिसको सम्मान से हम लोग डायरी कहते हैं। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई एक सच्ची दोस्त ना मिल जाए, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब मुझे जो लिखना है मैं लिखूंगी, इसको कोई पढ़े ना पढ़े, मैं किसी को दिखाऊं ना दिखाऊं, इसका कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ने वाला है। मतलब मेरे मन में जो आ रहा है मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ और मुझे लिखना है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend, है ना। फिर कहती हैं कि अब मैं वो पॉइंट पे आती हूँ सामने जो मुझे प्रॉम्प्ट किया, प्रॉम्प्ट करना मतलब था प्रोवोक करना, मतलब उकसाना, जिसकी वजह से मैं प्रेरित हुई, है ना, इंस्पायर्ड हुई, ठीक है। तो नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पे फिर से वापस आती हूँ जिसने मुझे प्रेरित किया, किस बात के लिए, टू कीप अ डायरी, डायरी रखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है, मतलब डायरी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, ठीक है। वो क्या कारण था, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब इसे मुझे थोड़ा अच्छे से बताने दीजिए, क्लियरली मतलब बहुत स्पष्ट तरीके से। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई नहीं, ये सिंस जो है वो क्योंकि है ना, कंजंक्शन। सो सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा, बिलीव मतलब विश्वास करना, दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, ये बात को कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है, ठीक है, एलोन मतलब अकेली। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ, ये कहती कि सच में ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास एक बहुत प्यारे से पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, और 16 साल की मेरी एक बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपुल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको कि मैं दोस्त कह सकती हूँ, मतलब मेरे पास, मैं वैसे सच में अकेली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अकेली हूँ, कहते हैं ना भीड़ में भी अकेला होना, वो वाली बात है कि मेरे पास पेरेंट्स हैं, मेरे पास 16-year-old सिस्टर है, सब कुछ इसके बाद भी मैं अकेली हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट्स, मेरे लविंग आंट्स भी हैं, एंड अ गुड होम, मेरे पास एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब सरफेस मतलब होता है सतह, मतलब बाहर से, बाहर से अगर कोई देखेगा तो देखेगा हाँ बहुत अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा फैमिली मेम्बर्स हैं, फिर पापा जॉब में हैं ही, तो मतलब सारा चीज़ जो है सो साउंड दिखता है बाहर से, सब कुछ बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, है ना, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ किस चीज़ की कमी है, एक सच्ची दोस्त की। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, क्योंकि अभी जो मेरे दोस्त हैं, जिनको बोले कि करीब 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त कर सकती हूँ, उनके पास जब मैं होती हूँ, उनके साथ जब मैं होती हूँ, तो हम लोग बहुत अच्छे से समय बिताते हैं। लेकिन होता क्या है कि आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, तो जब मैं उन दोस्तों के साथ होती हूँ तो बस हर दिन की जो साधारण बातें होते हैं ना रोज के जीवन की, 13 साल के बच्चे क्या, खाना पीना पढ़ाई लिखाई, यही सब बात करेंगे, तो इसके सिवा मैं और कुछ बात वहाँ पे नहीं कर पाती हूँ। तो आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, ठीक है। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनके अलावा कुछ और बात मैं नहीं कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और इसलिए हम लोग शायद बहुत पास नहीं हो पाते हैं, मतलब इससे ज़्यादा और क्लोज नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है, ठीक है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, ये कहती कि हो सकता है ये मेरा दोष हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कन्फाइड मतलब होता है विश्वास करके और कुछ सीक्रेट चीज़ करना, मतलब जो दूसरे को नहीं भी बता सके तो अपने फ्रेंड को बताया, और बता के मतलब निश्चिंत रहे कि ये दोस्त कहीं नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को दोस्त हम कब बना पाते हैं कब नहीं बना पाते, इसके पीछे बड़ा रीज़न यही है, जब हमको विश्वास हो जाए कि हम इस दोस्त को अपनी कोई बात बताएंगे जो कि मेरे साथ तो है, लेकिन हो सकता है ज़माना के लिए वो अच्छा नहीं हो, दूसरे लोग उस पर हंसे या क्या सोचे या फिर उसका कैसे मिसयूज़ करें। तो जब इतना विश्वास हो जाए कि हम अपने दोस्त को बताएंगे और वो आगे किसी को नहीं बताएगी या बताएगा, तब हम कोई चीज़ कन्फाइड कर पाते हैं, मतलब विश्वास करके कुछ सीक्रेट चीज़ बता पाते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, लगे कि नहीं बताएंगे और फिर ये आदमी दूसरे को शेयर कर देगा, मेरे सामने नहीं तो मेरे पीछे किसी को शेयर कर देगा, तो फिर वहाँ पे बच्चे डरते हैं और फिर बहुत क्लोज होकर के फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है
एन के साथ। अब एन क्या कहती है कि शायद ये मेरा ही प्रॉब्लम है, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट नाउ थिंग्स आर, खैर जो भी हो, लेकिन अभी तो यही स्थिति है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और अब ये बदलने भी नहीं जा रहे हैं, है ना। लाइबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, मतलब ये हालात अब किसी तरह से बदलने भी नहीं जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी और कहीं कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन है सो है, भले अनफॉर्चुनेट है, ठीक है ना, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही सिचुएशन है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी स्टार्ट किया, ठीक है। अब फिर और क्या लिखती हैं, टू इन्हांस मतलब तो आगे बढ़ा, टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मतलब मैं बहुत दिनों से, लॉन्ग अवेटेड मतलब बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा करना, ठीक है। तो मेरे कल्पना में जो ये बहुत दिनों से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इसके इमेज को थोड़ा और बढ़ाने के लिए, इसके छवि को और बढ़ाने के लिए, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। मैं इस डायरी में ऐसे ही सब कुछ नहीं लिख देना चाहती। जॉट डाउन मतलब लिखना, कुछ भी चीज़ थोड़ा जल्दी लिख देना, मतलब हरिडली लिखना, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ कि लोग जैसे अपने डायरी में करते हैं। मैं अधिकांश लोग डायरी में यही करते हैं कि जल्दी जल्दी करके कुछ भी उसमें लिख लेते हैं, तो मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, क्योंकि मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। ये फ्रेंड के बिना ही अकेली थी, क्योंकि ये कहती है कि मेरी लाइफ में सब कुछ है एक्सेप्ट अ ट्रू फ्रेंड, ना, एक सच्ची दोस्त के सिवा। तो ये सच्ची दोस्त अब किसको बनाने जा रही है, अपनी डायरी को बनाने जा रही है, कि जहाँ पे ये सब कुछ कह सकती है। और इसलिए कहती है कि पेपर हैव मोर पेशेंस, ना, पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है लोगों की तुलना में। लोग पता नहीं किस स्थिति में कुछ कह दें या कुछ रिएक्ट करें, जजमेंट करें, लेकिन पेपर कुछ नहीं। पेपर पे आप जो लिखिए वो चुपचाप आप लिखते चले जाते हैं, और पेपर वो सब कुछ सहने को तैयार रहता है। तो आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, तो ये कहती है इसीलिए कि मैं डायरी को अपना फ्रेंड बना लूँगी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस फ्रेंड को किट्टी कहने जा रही हूँ। तो डायरी का नाम क्या हो गया, यहाँ से किट्टी हो गया, ठीक है। डायरी का नाम हो गया है किट्टी, और किट्टी अब हो गई है एन की बेस्ट फ्रेंड। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइटिंग, ठीक है। अब कहते हैं क्योंकि कोई नहीं समझ पाएगा एक भी शब्द मेरे किट्टी के साथ की कहानी का, है ना। अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंज राइटिंग, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। बोलते कि हालांकि मुझे अपने लाइफ का स्केच देने में, ब्रीफ स्केच मतलब छोटा शॉर्ट में थोड़ा रूपरेखा कि मैं क्या हूँ, मेरा फैमिली कैसा है, ऐसा देना मैं बहुत नापसंद करती हूँ, डिसलाइक करती हूँ, ठीक है। डिसलाइक मतलब नापसंद करना, मैं ऐसा करना बहुत नापसंद करती हूँ, फिर भी मैं दे रही हूँ। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्लंज कर जाऊँ, प्लंज करना मतलब जंप कर जाना, सीधे मैं अपने फीलिंग्स को ही डायरी में लिखने लगूँ, तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं नापसंद करते हुए भी अपना ब्रीफ स्केच देने जा रही हूँ, मतलब अपने जीवन का बहुत संक्षिप्त विवरण देने जा रही हूँ। फिर क्या लिखती है आगे, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, है ना, बहुत प्यारे पापा, पापा उनके बहुत अच्छे थे। सो माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मतलब वो कहीं और किसी के पापा को इतना अच्छा नहीं देखी थी जितने अच्छे उनके पापा थे। डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, ठीक है। वो माँ से 36 में शादी किए, एंड मतलब पापा की उम्र थी 36 और माँ की उम्र थी 25, तब इन दोनों की शादी हुई थी, ठीक है। सो माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, इनके फैमिली में एक बहन भी है जिसका नाम मार्गोट है। हम लोग पहले ही पढ़ लिए बैकग्राउंड में कि मार्गोट का भी डेथ हुआ था इनसे थोड़े ही दिन पहले, है ना। तो माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। फ्रैंकफर्ट के जर्मनी शहर में, सॉरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, ना, जर्मनी मतलब सेंट्रल जर्मनी में फ्रैंकफर्ट फिनेंशियल हब है वहाँ का, ये शहर है, वहाँ पे 1926 में उनका जन्म हुआ था। एंड आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, ठीक है। हम लोग 1929 तो वहाँ पे देख लिए हैं, तो मैं जो हूँ सो 1929 को मेरा जन्म हुआ है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रही अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई, ठीक है ना। तो जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही, ठीक है। यानी 4 साल तक ये लोग आराम से फ्रैंकफर्ट में रह सके। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, ठीक है। और मेरे पिता जो है सो
हॉलैंड चले गए। कब? 1933 में। एंड माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक, माँ का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर ना। सितंबर के महीने में माँ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। एचेन एक शहर है जर्मनी का जहाँ पे कि इनकी दादी माँ रहती थी। ठीक है, तो एचेन शहर में इनको भेज दिया गया दादी माँ के पास। ठीक है, ये एचेन शहर जो है इसका बॉर्डर लगता है बेल्जियम से। ठीक है ना। उस शहर में इन लोग को भेज दिया गया और ये दादी माँ के साथ रहने के लिए चली गई, दोनों बहन। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। सितंबर में माँ गई थी, ठीक है ना। दिसंबर में मार्गोट भी गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, ये फरवरी में गई। ऐसा क्यों हुआ बारी बारी? आप जानते हो कि देश में जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो फिर वो बहुत सारे रूल्स होते हैं ना, वीज़ा पासपोर्ट के, तो इसलिए एक बार में पूरी फैमिली नहीं जा पाए, मतलब उस रूल को ओबे करने के लिए। ठीक है, बारी बारी से सारे फैमिली को जाना पड़ा, तो सब धीरे धीरे करके कुछ कुछ महीना लेट करके जाते हैं। तो मार्गोट फाइनली वो दिसंबर में गई एंड आई फॉलोड इन फरवरी, फिर ये फरवरी में गई। ठीक है, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन, प्लंक डाउन मतलब बस अचानक से ले जाके वहाँ रख देना। ठीक है, ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट ना, मतलब मार्गोट का बर्थडे था और उस दिन मुझे वहाँ पहुँचाया गया और मैं मार्गोट के बर्थडे गिफ्ट के रूप में वहाँ पे पहुँचाई गई, ताकि इनकी जो बड़ी सिस्टर वो खुश हो जाए कि इनकी छोटी बहन आ गई है। ठीक है ना, उसको गिफ्ट की तरह कुछ मिल गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी। मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल आप समझते हो। ठीक है, मॉन्टेसरी नाम इसलिए क्योंकि एक एजुकेशनिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे मॉन्टेसरी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो नर्सरी स्कूल में इनको एडमिशन कराया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और मैं वहाँ पे रही जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई, मतलब नर्सरी स्कूल में ही रही। जब 6 साल की हो गई तो एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तो तब ये फिर जब ये 6 साल की हो गई तब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म है क्लास या स्टैंडर्ड के लिए, जैसे आप कहते हैं ना छठी क्लास, 7वीं क्लास या 6th स्टैंडर्ड, 6th क्लास, लाइक दैट इट इज़। तो ये 6th आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, ये 6 साल की हो गई तब पहली क्लास में इनका एडमिशन हुआ। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कुपरस द हेड मिस्ट्रेस। 6th क्लास में जब ये थी तो इनकी जो टीचर थी वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस मतलब हेड मास्टर का फेमिनिन जेंडर हेड मिस्ट्रेस, तो आप समझते होंगे कि स्कूल की हेड होना। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और साल के अंत में, क्योंकि अब साल बदल गया, वो 7th फॉर्म में चली जाएंगी तो दूसरा कोई टीचर हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे ये लोग बहुत दुखी हुए थे और दोनों के आंखों में आंसू भरे हुए थे। और एक, क्योंकि हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मतलब होता है विदाई, है ना, बहुत मन से दुखी होने वाला विदाई इन लोगों के पास था और दोनों एक दूसरे से अपना फीलिंग शेयर किए थे। वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। ठीक है, दोनों बोले थे। इन द समर ऑफ 1941 में क्या हुआ? ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो ग्रैंड माँ बीमार पड़ गई, फिर उनका ऑपरेशन होना था, इसलिए बर्थडे मेरा जो आया वो यूं ही बस बहुत सादे तरीके से मनाया गया। लेकिन क्या हो गया, अब दादी माँ जो है वो डायड हो गई जनवरी में, 1942 के जनवरी में ग्रैंड माँ डायड, वो मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता है कि मैं कितना बार उनके बारे में सोचती हूँ, मतलब दादी माँ से ये बहुत क्लोजली अटैच थी और इनके ख्याल में दादी माँ छाई रहती थी। तो ये करें कि कोई नहीं जानता है कि मैं दादी माँ के बारे में कितना सोचती हूँ और मैं दादी माँ को अभी भी कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, ठीक है, 1942 का, क्योंकि जनवरी में दादी माँ का डेथ हुआ और इनका बर्थडे कब आ रहा है? जून में आता है ना। तो जून में क्या हुआ? वाज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर ना, तो इसलिए ऐसे कुछ किया गया कि एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट। तो बर्थडे में जो कैंडल जलाते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे कैंडल जला के बर्थडे मनाने का है, यहाँ भी अब धीरे धीरे कल्चर शुरू ही हो गया है ना। तो ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट, सारे लोगों के नाम से जो कैंडल तो जला था उस पर, लेकिन दादी माँ के लिए भी कैंडल जलाया गया, ठीक है, बर्थडे को।
अब द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, फिर हम लोग चारों चारों कौन कौन, मदर फादर, ठीक है ना, पापा ओटो, फिर मदर और मार्गोट सिस्टर और ये चार लोग जो हैं सो सब अच्छे से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और अच्छे से रह रहे हैं। और फिर हम लोग 20 जून 1942 को अब हम आ जाते हैं। एंड द सॉलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, ठीक है, सॉलम मतलब बहुत वेरी सीरियस, अब मैं डायरी पे ही, मतलब ये किट्टी के प्रति पूरा मेरा डेडिकेशन हो जाएगा। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगी और जो कुछ सोचूंगी अब ये इसके लिए है, अब मैं डायरी पे आती हूँ। मतलब यहाँ से एग्जैक्ट डायरी का जो वर्क है, किट्टी बीइंग अ फ्रेंड, वो अपना काम करना शुरू करती है। और फर्स्ट जो एंट्री है यहाँ पे पढ़ने के लिए वो देख लीजिए कि सैटरडे 20 जून 1942 है ना, ये 20 जून को, 12 जून इनका बर्थडे है और ये 20 जून को यहाँ पे लिखना शुरू करती है, ठीक है। डियरेस्ट किट्टी, अब अपने फ्रेंड को क्या लिखती हैं, डियरेस्ट किट्टी, वाह। Our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots मतलब shaking with fear and nervousness, मतलब बहुत डरना, सब एकदम परेशान है, जैसे कि कांप रहे हैं डर के मारे, ठीक है। क्यों, entire मतलब पूरा, our entire class is quaking in its boots, पूरा क्लास डर से कांप रहा है। क्यों भाई, क्या बात हो गया पूरे क्लास के लिए, तो the reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि अब जो आने वाली जो अभी मीटिंग जो होगी उसमें टीचर यानी टीचर अब आएंगे और वो रिजल्ट सुनाएंगे कि कौन कौन नेक्स्ट क्लास को जाएगा और कौन कौन इसी क्लास में रह जाएगा, ठीक है। मतलब पढ़ाई में जो अच्छा परफॉर्म किया, जिसके मार्क्स अच्छे आएंगे वो आगे जाएगा, और जिसको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वो यहीं रह जाएगा। वो फिर से अपना जो पीछे का बेस है, सेम क्लास में एक साल और रह करके वो अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर अगली साल वो जाने लायक होगा तो जाएगा। तो इस डर से सब लोग परेशान है। रिजल्ट का डे तो बहुत परेशानी का दिन बच्चों के लिए होता ही है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और लगभग आधा क्लास जो है वो बेट लगा रहा है। बेट मतलब होता है बाजी लगाना, चैलेंज करना, ठीक है। सब एक तरह से बस यही कर रहे हैं, दांव ही खेल रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिल्ली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, इनकी एक फ्रेंड है जिसका नाम है जीएन, ठीक है। तो जीएन जो है और ये दोनों बहुत हंसते हैं ना। किस बात पे हंसते हैं, सिली एट टू बॉयज बिहाइंड अस, हम लोग के पीछे दो लड़के हैं उन लोगों पे। वो लड़के क्या कर रहे हैं, सीएन एंड जैकस, दो लड़के हैं, ये लोग बैठते हैं, जीएन और एन है, इनके पीछे दो लड़के हैं सीएन और जैकस। वो क्या कर रहे हैं, हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। स्टेक मतलब पूरे दांव पे लगा देना, है ना, मतलब इतना खतरा मोल ले लेना। वो जितना उनका हॉलीडे का सेविंग्स है, सेविंग बच्चों के पास कैसे होते हैं, तो पॉकेट मनी मिलते हैं, घर में आप अगर पॉकेट मनी से कुछ बचा लिए तो, या कभी कुछ आपके यहाँ कल्चर है कि कोई गेस्ट आ गए, आंटी आ गई, मामा लोग आ गए, नानी आ गई, मौसी आ गई, बुआ आ गए, है ना, तो जो भी आते हैं फिर आपको कुछ कैश दे के चले जाते हैं, तो वो पैसा क्या है, बच्चों का होता है, तो बच्चे अपने पास बचा के रखते हैं, ठीक है। अब इस तरह का सारा पैसा, तो वहाँ पे जो पॉकेट मनी का पैसा था, हॉलीडे का जो पैसा उनको मिला हुआ था बच्चों को, वो सारा सेविंग को वो लोग दांव पे लगाए हुए थे, ठीक है। अब इस बात पे ये जीएन और ये एन जो है बहुत हंसती हैं। अब ये क्या कहती हैं कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक वो लोग यही बोलते रहते हैं, इट्स यू आर गोइंग टू पास ना, तुम पास होने जा रहे हो, नो आई एम नॉट, यस यू आर, हाँ तुम, नो आई एम नॉट, यही लोग दिन भर करते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, बस कि तुम पास होने जा रहे हो, नहीं नहीं मैं नहीं होऊंगा, तो नहीं तुम होने जा रहे हो, बस यही, बस रिजल्ट को लेकर के सिर्फ रिजल्ट ही की चर्चा हो रही है। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, ठीक है। जी जो है सो वो जो इनकी फ्रेंड है ना जीएन, वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके उनको देखी कि मतलब भाई शांत तो हो जाओ थोड़ा, लेकिन उन पे कोई असर नहीं। और ये एन अपने बारे में बता रही कि माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और मैं तो गुस्सा के थोड़ा सा अपना एंगर को वहाँ पे दिखाई, लेकिन उससे भी उन लोग पे कोई असर नहीं हुआ, और वो अपने ही धुन में लगे हुए हैं और बस अपने ही बात को कहे जा रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से पूछोगे, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए तो क्लास में तो बहुत सारे लोग हैं, अबाउट अ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 1/4 लोग ऐसे हैं जिनको कि इसी क्लास में रहना चाहिए। डमीज मतलब वो बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं करते हैं और उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए उनको आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये अपने बारे में करें कि ये मेरा सोच है, बट
टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन बोलेगी ये तो मैं सोच रही हूँ ना, टीचर्स को रिजल्ट तो देना टीचर को है, तो टीचर्स तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब होता है कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सके, वो क्या करेंगे, ठीक है। तो करेंगे टीचर्स तो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस धरती पे। तो पता नहीं वो कितने लोगों को पास कर दें, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि उसको पास नहीं होना चाहिए तो वो पास हो गया, जिसको पास होना चाहिए वो नहीं हुआ। क्या फैक्टर ये तो टीचर जानते हैं, लेकिन एक बच्चा के व्यू से वो कहते हैं कि टीचर जो है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ होते हैं इस धरती पे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। बोली मेरी जितनी सहेलियाँ हैं ना, गर्लफ्रेंड जितनी हैं, उनके बारे में मुझे कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम लोग सब ठीक कर लेंगे ना, मतलब हम लोग पास कर जाएंगे, ठीक है, हम लोग सब पास करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, वो क्या है, वो मैथ्स है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। खैर अब तो जो भी है, हम लोग ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, हम लोग को सिर्फ इंतज़ार करना है, क्योंकि रिजल्ट टीचर के हाथ में है। तो अनटिल देन, और तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। लूज हार्ट फ्रेज, इसका मतलब हिम्मत हारना। तो तब तक हम लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे को बस यही करें कि भाई हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव बने रहो, ठीक है, एक दूसरे को हिम्मत दे रहे हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। बोली मैं अपने सारे टीचर से बहुत मिक्सअप हो जाती थी, मैं सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बढ़िया है ना। गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल ना, मतलब बहुत अच्छे से घुल मिल जाना। विथ ऑल माई टीचर्स, देयर आर 9 ऑफ देम। कितने टीचर्स हैं इनके स्कूल में, 9 हैं, 9 टीचर्स हैं, 7 मेन एंड 2 वुमेन। 7 पुरुष हैं और 2 वुमेन, ठीक है, 2 महिला। मिस्टर किसिंग, अब एक मिस्टर किसिंग है, ये क्या है, द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स। एक बहुत ओल्ड फैशन्ड पर्सन है जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक टीचर हैं जो कि बहुत कंजर्वेटिव हैं, और वो हम लोग को मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब मैथ्स के टीचर मिस्टर किसिंग जो है वो बहुत ही कंजर्वेटिव हैं। एंड वाज इन्वायर्ड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और वो मेरे से गुस्साए हुए थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो पहले तो वो मुझे वार्निंग दिए, भाई बात मत करो, बात मत करो, बात मत करो, बट बाद में जब मैं नहीं मानी तो क्या किए, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, मतलब क्लास को मैथ्स पढ़ाने के सिवा जो भी होमवर्क मिला उसके सिवा भी होमवर्क दिए, ठीक है। क्या होमवर्क था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ना। अब एक ऐसे लिखने के लिए दिए, सब्जेक्ट क्या था, अ चैटर बॉक्स, ठीक है, मतलब ऐसे का टाइटल क्या होगा, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, चैटर मतलब होता है, चैट मतलब बोलना, तो चैटर बोलने वाला, चैटर बॉक्स मतलब बोलने वाला बॉक्स, ओके। यानी कि ऐसा बॉक्स जो कि है बहुत बोले, यानी कि खुद एन के बारे में ही लिखने के लिए ऐसे दिया गया। अब ये सोचती है, अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। सोचे इसके बारे में क्या लिखा जाए, क्योंकि बहुत अजीब सा ये टॉपिक है ना। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। फिर ये सोचती कि अच्छा मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि क्लास चल रहा है ना, क्लास में वो दिए हैं, तो क्लास में तो भाई मैथ्स के टीचर है तो मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, तो इसलिए वो सोचेगी अच्छा ठीक है इसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। और अपने नोटबुक में फट से वो जॉट डाउन कर लेती है, जल्दी से लिख लेती है, क्या, अ चैटर बॉक्स, ठीक। टक्ड इट इन माई बैग, और उसको अपने बैग में रख देती है। टक करना मतलब रखना, ठीक है। टक्ड इट इन माई बैग, नोटबुक को बैग में रख देती है। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर शांत रहने की कोशिश करती है, ठीक है ना। उस जो रनिंग क्लास है उसमें सोचती है कि अच्छा ठीक है इसमें अब बात नहीं करेंगे, थोड़ा शांत रहते हैं। दैट इवनिंग, अब शाम को क्या हुआ, उसी शाम, दैट आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। शाम को, क्योंकि दिन में जो स्कूल में पढ़ाई हुई, शाम को जाके फिर घर में सेल्फ स्टडी करना है, होमवर्क बनाना है। एन जो है वो सारा होमवर्क बना ली, ठीक है। इससे भी पता चल रहा है कि एन मेहनती लड़की है, वो जाके अपना पूरा होमवर्क कर ली। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। अब जब सारा होमवर्क बन गया ना, तब वो दिखा कि अरे यहाँ पे तो कॉपी में वो टाइटल लिख के रखी थी कि मुझे ऐसे लिखना है। फिर उनकी नज़र गई, तो कॉट माई आई मतलब मेरी नज़र वहाँ गई, है ना, अचानक दिखा। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब उसमें फाउंटेन पेन से ही लिखते थे। तो आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, अब मैं सोचने लगी उस सब्जेक्ट के बारे में। और सोचते सोचते क्या की, मतलब कई बार हम सोचते हैं और साथ में कुछ करते रहते हैं ना, पेन चलाएंगे, पेंसिल चलाएंगे, या कुछ नोचते रहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि डेस्क का जो कोना होता है उसको डैमेज करते रहते हैं। तो कुछ भी, तो ये क्या कर रही थी, ये घर में थी, तो ये अपने फाउंटेन पेन को, टिप को, है ना, ऊपरी हिस्सा को ऐसे ऐसे दांत से चबा रही थी, ठीक है, च्यू कर रही थी, च्यू मतलब चबाना।
तो फाउंटेन पेन, वो इंक वाला जो पेन होता है, दैट इज कॉल्ड फाउंटेन पेन. सो एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, बोले कि ये ऐसा टॉपिक था जिसपे कि रैम्बल ऑन किया जा सकता है, मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग ना, बहुत देर तक ऐसे ही कुछ लिखा जाए बिना सोचे समझे कुछ भी, ऐसा कि किसी को समझ में आया नहीं नहीं आया उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब लिख दिए, होमवर्क पूरा हो गया. ठीक है, ऐसा किया जा सकता था कि सिर्फ एक काम, एक कोटा पूरा कर दिया जाए कि ठीक है सर ने होमवर्क दिया था मैंने कर लिया. लेकिन अब एन क्या सोच रही कि नहीं, सिर्फ होमवर्क का नाम नहीं पूरा करना है, ठीक है ना, इसलिए रैम्बल ऑन नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना. बोलती है कि रैम्बल ऑन तो किया जा सकता है, बीच में ज़्यादा ज़्यादा जगह छोड़ के और खूब ढेर सारा वर्ड्स लिख दिया जाए, बहुत बार बच्चे लोग ऐसा करते हैं. तो अब वो सोच रही कि ऐसा तो किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ. क्यों? क्योंकि द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ ऐसा लॉजिक लाऊं, आर्ग्यूमेंट्स मतलब तर्क ना, मैं ऐसा लॉजिक लाऊं जो कि कन्विंस कर सके, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, जिससे ये साबित हो सके कि टॉकिंग जरूरी है, बात करना जरूरी है. ठीक है ना, क्योंकि देखिए बच्चों की तो ये बात है ही, बच्चे का बड़ा नेचुरल फीलिंग यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है. बच्चों को असेंबली में कहा जाता है बात मत करो, फिर वो जब क्लासरूम जाते हैं, क्लास चल रहा है तो बात मत करो, क्लास से टीचर निकले तो फिर क्लास प्रीफेक्ट बोलेंगे कि भाई बात मत करो, तो बच्चे बात कब करेंगे, बच्चों की ये परेशानी है ना. फिर वो अगर कन्वेंस है उनका, बस से जा रहे हैं तो बस में भी वहाँ कोई प्रीफेक्ट होता है, भाई बात मत करो, शोर मत मचाओ, तो बच्चे फाइनली सोचते हैं कि बात करें कहाँ, कहें कहाँ, और इस तरह से उनकी बहुत सारी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करने का उनको कहीं चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ वो सबसे ज़्यादा मस्ती फील करते हैं और वहाँ पे सब कुछ कह देना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनको रोक दिया जाता है, इसीलिए वो चुपके चुपके कोई ना कोई ट्रिक निकालते रहते हैं कि भाई बात कैसे भी तो पहुँचाना है. तो और जो ओबीडियंट टाइप के बच्चे होते हैं वो बस यही सोचते हैं कि भाई ये क्या सिस्टम है, बात मत करो बात मत करो. ठीक है, तो ये यही सोच रही है एन कि आखिर इसको कैसे प्रूफ किया जाए कि बात करना ज़रूरी है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. ठीक है, मैं सोची मतलब सोचते रही, फिर अचानक से एक आइडिया आ गया. क्या आया? आई रोट द 3 पेजेस. अब वो 3 पेज का सोचिए, चैटर बॉक्स पे वो 3 पेज का एस्से लिख डाली मिस्टर किसिंग को दिखाने के लिए. मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, और मैं बहुत संतुष्ट थी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट मतलब होता है कि कैरेक्टर है ना, पर्सनैलिटी का कोई खासियत. तो मैं उस बात अपने ऐसे में ये तर्क दी कि टॉकिंग जो है स्टूडेंट का ट्रेट होता है. ठीक है, मतलब विद्यार्थी का एक लक्षण है, एक क्वालिटी है, उसके चरित्र का एक हिस्सा है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि ये तो है टॉकिंग, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि किसको अंडर कंट्रोल ही रखूँ. ठीक है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. लेकिन बोलती हैं कि लेकिन मैं इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती. क्योर मतलब होता है एकदम जड़ से मिटाना, ख़त्म कर देना. ठीक है, इस बीमारी को दूर कर देना. बोलती हैं कि मैं कोशिश तो करूँगी लेकिन मैं पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी ना, क्योंकि ये हैबिट जो है मैं कहाँ से मुझे मिला, माँ से मिला है. तो सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, कि मेरी माँ भी बात करती हैं जितना मैं बात करती हूँ, इफ़ नॉट मोर. अगर ज़्यादा नहीं करती तो कम से कम इतना तो ज़रूर करती हैं कि जितना मैं करती हूँ. एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स. बोल रही, और जब इनहेरिटेड हो कोई ट्रेड, इनहेरिटेड मतलब होता है कि जो कि आप कोई भी ऐसा क्वालिटी जो कि फिजिकल और मेंटल हो, दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स से जो आता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई क्वालिटी जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको बहुत जल्दी आप नहीं बदल सकते हो. ठीक है, तो और पूरी तरह से तो बदलना बिल्कुल ही संभव नहीं है, ऐसा ये साबित करना चाहती हैं. तो मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. अब जब वो पढ़े ना ऐसे को तो उनको बहुत हंसी आ गई. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे. ठीक है, अब उस ऐसे को पढ़ के तो बहुत कन्विंस्ड हो गए वो, उनको बहुत हंसी आई. लेकिन जैसे ही फिर दूसरा चैप्टर ये लोग पढ़ने लगे तो फिर से ये बात करने लगी और फिर से वो दूसरा होमवर्क दे दी. ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे. अब उसको वो एन को, जो मैथ्स के टीचर मिस्टर किसिंग है, वो दूसरा होमवर्क देते हैं. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल मतलब होता है जो करेक्ट नहीं किया जा सके, है ना, या मीनिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड.
है ना, स्पेशली अ बैड क्वालिटी, मतलब ऐसी बुरी आदत जिसको कि सुधारा नहीं जा सके, तो उसी को कहते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक, तो वो अब इस बार टाइटल दिए हैं ऐसे के लिए, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। I handled it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lesson। बोलते कि उस पर भी मैं अच्छा लेसन लिखी और करीब अच्छा ऐसे लिख पाई, और करीब 2 लेसन पढ़ाने तक, है ना, मिस्टर किसिंग अब मुझे कुछ नहीं बोले। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, अब फिर जब थर्ड चैप्टर में गए तो ही वुड फाइनली हैड एनफ। अब बहुत हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा बात करती थी लेकिन वो कुछ बोलते नहीं थे। अब क्या बोलते हैं, जब थर्ड लेसन में फिर जब मैं बात करने लगी फिर क्या हुआ, एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, अब 2 क्लास तक थोड़ा वो बर्दाश्त की कि चलो भाई बच्ची है, बात कर रही है, करना इसको अच्छा लगता है, इसका इनहेरिटेड ट्रेट है, तो बर्दाश्त किया। लेकिन बच्चे जब क्लास में बात करते हैं तो दूसरे बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है और टीचर का कंसंट्रेशन टूटता है। तो फिर 2 क्लास वो किसी तरह से तो बियर किए, लेकिन उसके बाद वो थर्ड क्लास में फिर से पनिश करते हैं कि चलो पनिशमेंट के लिए तुम क्लास में बात की हो, इसलिए तुम्हारा पनिशमेंट क्या है कि अब तुमको फिर से ऐसे लिखना है। क्या, अब टाइटल इस बार क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ना। क्वैक होता है डक का जो साउंड होता है ना, डक जो बोलता है उसको क्वैक कहते हैं, तो क्वैक क्वैक। अब क्या होगा, द क्लास रोड, रोड यहाँ पे रोड मतलब ऐसे तो सिंह का गर्जन होता है, लेकिन यहाँ पे हो गया कि क्लास जोर से हंस पड़ा। खूब जोर से सब ठहाके लगा के हंस दिए। आई हैड टू लाफ टू, फिर मैं भी हंस दी, सब हंसे थे, इसको भी हंसी आई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। अब बोले हालांकि मतलब इस बारे में मैं जितना भी सोच सकती थी ना, इंजेन्यूटी, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मतलब जो कुछ भी नए तरीके से मैं सोच सकती थी, मैं तो सारा दिमाग पहले के 2 ऐसे में लगा चुकी थी, तो अब तो कुछ था ही नहीं। मैं भी हंसी, चलो ठीक है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब इस बार तो कुछ दूसरा चीज़ के साथ आना था, समथिंग ओरिजिनल, जो कि और ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सीन हु इज़ गुड एट पोइट्री, इनकी एक फ्रेंड है जो कि पोइट्री पे बहुत अच्छी है, तो ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। ठीक है, इनके एक फ्रेंड से इनको मदद मिलती है जो कि पोइट्री में अच्छी है ना। किसी किसी में क्वालिटी होती है, पोइट्री की लाइन जल्दी से सोच लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह से अब वो सारी बातें जो है वो पोइटिकल फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, एज अ वर्स, एक कविता की तरह। ठीक है, जो ऐसे था वो अब कविता के फॉर्म में लिखा गया। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट बट आई हैड मेक बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। ठीक है, अब ये क्या बोले कि वो तो मेरे पे बना रहे थे, लेकिन मुझे ये था श्योर कि अब उन्हीं पे जोक बन गया। वो मेरे पे रिडिकुलस मतलब होता है कि बहुत फ़नी, वो मेरा मजाक बना रहे थे, लेकिन अब ये ऐसा जोक है कि अब उन्हीं पे बन गया। ठीक है, उन्हीं का जोक बन गया, जिस तरह से वो पोएम लिखा गया, क्वैक क्वैक क्वैक। ठीक है, सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, सॉरी मिस चैटर बॉक्स। तो ये जो है सो अब ये सोचती है कि अब आज मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारे कहानी उन्हीं पे बेस्ड था। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। जब पोएम कंप्लीट हो गया तो बहुत सुंदर पोएम बना। अब वो पोएम किस चीज़ के बारे में था, कैसे लिखा गया, इट वॉज अबाउट अ मदर डग, एक मदर डग है ना, एंड अ फादर श्वैन। ठीक है, मदर डक और फादर श्वैन थे, उनकी स्टोरी उस पोएम में लिखी गई। ठीक है, एक नैरेटिव की तरह, विथ 3 बेबी डकलिंग्स ना, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे। ठीक है, मदर डक के 3 बच्चे थे। हु वर बिटेन टू दैट बाई फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। ठीक है, बीट मतलब होता है ना काटना। ठीक है, तो वो अब वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, बहुत आवाज़ निकालते थे वो तीनों डकलिंग जो थे, इसलिए जो फादर स्वैन थे ना, वो उन लोगों को काट काट के मार दिए थे। सो लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली मतलब बड़ा भाग्य से, सौभाग्य से मिस्टर किसिंग जो है जोक को सही तरीके से लिए, क्योंकि ये तो सोच ही रही थी कि हाँ ये तो उन पर भी जोक बन ही जाएगा। ही रेड द पोएम टू द क्लास, वो पोएम को पूरे क्लास को पढ़ के सुनाए, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें अपना कमेंट्स भी ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज अवेलर, बहुत सारे क्लास तक वो जो है सो उसको ऐड करते रहे, उनको बहुत मज़ा आया, मतलब वो रियली इम्प्रेस हो गए उस पोएम से। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से इनको बात करने की परमिशन मिल गई है। एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, अब तब से इनको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला क्लास में बात करने के सज़ा के रूप में। ऑन द कॉन्ट्रेरी एक फ्रेज है जिसका मतलब इसके विपरीत ना, इसके अपोजिट क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, वो थोड़े हिलेरियस हो गए हैं, थोड़े फ़नी हो गए हैं, पहले बहुत सीरियस थे ना, तो उतने सीरियस अब नहीं हैं, और थोड़ा वो भी
जो क्रैक करने लगे हैं और पूरा क्लास उसको एंजॉय करता है। और ये चूँकि स्टार्ट की थी डायरी को फ्रेंड बना करके एड्रेस करना, डियरेस्ट किट्टी, इसलिए यहाँ पे लिखती हैं योर्स एन, है ना। तो इस तरह से इनकी डायरी ये ख़त्म होती है। स्टोरी पढ़ के तो बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया एन का ये स्टोरी, और आप इससे पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। इसके जो भी वर्ड मीनिंग्स आपको बताए गए हैं उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और लेसन को एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा भी सुनेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि इस कैरेक्टर को आप, स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी डायरी की, लेकिन इसके पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना उसको समझेंगे तब पता चलेगा कि ये डायरी इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो इस तरह से अगर रिलेट करके पढ़ते हैं तो फिर मज़ा आता है, और ऐसे आप ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी इसमें ऐड करने की कोशिश की गई थी। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट। बाय।